हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मुझे आशा है कि आप लोग सब खुश होंगे, शांत होंगे। जैसे कि कोविड-19 का कहर चल रहा है, इसमें हमें सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है। ये कोविड की वजह से सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उस ज़रूरतमंद ज़रूरतमंद विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स को मेरा ये वीडियो हेल्प करे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सुख और समाधानी होंगे। तो टुडे we are going to discuss very crucial articles. 227 Constitution of India. This article is very important. If we read, we have already known about the Article 226. Under that articles, we have seen 5 uh, reads. They are explained in details. We have already discussed in detail in my previous video. If anybody who did not hear or listen, so please you first hear, listen that video, and then you try to hear or listen this video. Because सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि हमने जो आर्टिकल 226 देखा, उसमें जो हाई कोर्ट को जो पावर कन्फर हुए या उसको जो पावर प्रदान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अब हमें आर्टिकल 220 देखने के बाद हम और भी थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। जब हमें उस आर्टिकल के द्वारा हमारे को ये पता चला है कि हाई कोर्ट के पावर्स क्या है, हाई कोर्ट क्या कर सकती है उन एक्सेप्शनल केसेस में, है ना। तो ये चीजें हमने उस वीडियो में देखा है। अभी हमको ये देखना है 227 में हम जब जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल अंडर 226 के अंडर सर्टियारी जो रीट है, ये रीट जब कोर्ट इशू करता है तो कोई ऐसी ट्रिब्यूनल है या इंफीरियर कोर्ट है, उसका जो इम्प्यून ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर को कॉस करती है या रिजेक्ट करती है या डिनाय करती है। यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती। उस कहानी को पूरा करने के लिए आर्टिकल 227 जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आर्टिकल 227 conferred a power to High Court to give the direction after the cause the impugned orders। क्या, जब हाई कोर्ट कोई रीट इशू कर दिया है या रीट ऑफ सर्टियारी इशू कर दिया है, तो इम्प्यून ऑर्डर को कॉज करना ही उसका इंटेंशन नहीं है ओनली। तो मेन इंटेंशन क्या है कि उस ऑर्डर को कॉज करने के बाद, डिनाई करने के बाद, उस इंफीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को या उस अथॉरिटी को एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू करना चाहिए, करती है। और ये जो पावर है, ये पावर आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को प्रदान करता है। इसीलिए आर्टिकल 227 को भी देखना या पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सारे रीड्स पढ़ चुके हैं, हम सारे आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल 226 को हम पढ़ चुके हैं, हमें सारे रीड्स पता है ना,
कौन से कंडीशन पे, कौन से इंस्टेंस पे, कौन से स्टेज पे हाई कोर्ट ये रिट इशू करती है ना, इसके सारी आइडिया हमें मालूम है। पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रिट इशू तो कर देती है, इम्प्यून ऑर्डर है या जजमेंट है या डिक्री है, उसको कोर्ट ने कॉज कर दिया, डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हाई कोर्ट जो है उस इम्प्यून ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उस इंफीरियर कोर्ट को या उस अथॉरिटी को एक डायरेक्शन देती है कि डायरेक्शन भी, that direction should be consistent with the provision of any constitution, any law, है ना, for time being in a force। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम थोड़ा सा इसी चीज को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो चलो देखते हैं। आर्टिकल 226 and आर्टिकल 227 we have noted about that। under article 226 among other writs, the high court is empowered to issue the writ of certiorari to judicial or quasi judicial authority, है ना। under article 227 the high court also exercise the power of judicial interference with order of judicial and quasi judicial nature। however, there are three important points of differences between the two provision। what are the important differences? सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि ये 5 रिट इशू करे, और आफ्टर 5 इशू करने के बाद, 5 इशू करे मीन्स एट अ टाइम नहीं है, जहां पे जो जरूरत है वही रिट वहां इशू करेगा, है ना। और उसके बाद उस इंफीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल अथॉरिटी को या एनी अथॉरिटी को यहाँ पे आर्टिकल 227 इंटरफेयर का पावर देती है हाई कोर्ट को, और उस प्रोसीडिंग में या उस प्रोसीजर में या उस ट्रायल में आफ्टर पास्ड एनी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर, हाई कोर्ट उस ऑर्डर को रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट करने के बाद उस इंफीरियर कोर्ट को वो डायरेक्शन भी इशू करती है। तो वो क्या 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो हम अभी देखते हैं। क्या है? फर्स्टली, a writ of a certiorari will only cause the order of inferior court or tribunal, but under article 227 the high court may cause the order as well as issue further direction in the matter, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 226 के अंडर में क्या किया कि उसने रिट ऑफ सर्टियरी इशू कर दिया। अब इशू करने के बाद तो काम खत्म नहीं हुआ। इशू करने के बाद उस इंफीरियर अथॉरिटी को या कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को उसे डायरेक्शन देगा कि जो डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, है ना, उसके हिसाब से होगा। आगे क्या होता है? इन हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इसाक, सुप्रीम कोर्ट सेड while in a certiorari under article 226 the high court can only annul means declare invalid, annul annul means declare invalid the decision of a tribunal. It can under article 227 do that and also further direction in the matter. Secondly, under article 226 the power of interference may extend to causing an impugn order on the ground of error apparent on the face of the record. But under article 227
The power of interference is limited to seeing that the tribunal function within the limit of its authority. है ना? And thirdly, the power under Article 226 will only be exercised where the party affected move the court, while the superintending power under Article 226 can also be exercised at the instance of the High Court itself. For example, su motu. अभी हम इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहेंगे, है ना? हाई कोर्ट को बहुत सारे पावर्स अंडर आर्टिकल 227 दिया गया है। अब कौन से पावर्स है, क्या क्या कर सकती है हाई कोर्ट, हम वन बाय वन यहां देखते हैं, है ना? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 227। जैसे हमने देखा कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जितना जुरिडिक्शन है उस स्टेट में, है ना, पर्टिकुलर स्टेट में जितना उसका जुरिडिक्शन है, अंडर दैट जुरिडिक्शन या विद इन दैट जुरिडिक्शन जितने भी ट्रिब्यूनल आते हैं, जितने भी अथॉरिटी आती है, जितने भी सॉरी इंपीरियर कोर्ट आते हैं, तो कंप्लीटली इन सारे अथॉरिटी या सारे इंफीरियर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का वर्चस्व रहता है। इट मीन्स वर्चस्व मीन्स ऐसी कोई हुकुम सा ही नहीं है, बट उनके ऊपर सुपरविजन करना ओवरऑल कोर्ट, ये हाई कोर्ट का एक दायित्व है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हाई कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाला गया है, या उस ऐसा पावर हाई कोर्ट को दिया गया है ना? अब इसमें हाई कोर्ट क्या क्या कर सकती है, व्हाट कैन डू हाई कोर्ट? इसमें दो टाइप के मेन पावर है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर। Every high court shall have the superintendence over all court and tribunal throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction. Without prejudice to the generality of foregoing provisions, the High Court may call for return from such courts, make any make and issue general rules, prescribe forms for the regulating the practice and proceeding of such courts, prescribe form in which more books, entries and accounts shall be kept by officer of any such authority, of any courts. High Court also may settle table of fee to be allowed to sheriff and all clerks, officers of such court, and to attorney, advocates, and pleaders practicing therein, provided that any rules made from prescribed table settled under clause 2 and clause 3 shall not be inconsistent, what shall not be inconsistent with the provision of any law for time being in force, and also take the previous approval from the governor of that concerned states. क्या क्या चीजें हैं? हाई कोर्ट इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में किसी प्रकार का फॉर्म, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का
कोई प्रकार मतलब कितनी फी होनी चाहिए, वहाँ अकाउंट्स या ऑफिसर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, वहाँ किस तरह के बुक्स मेंटेन करना चाहिए, है ना, इस किस तरह के फॉर्म होना चाहिए, वो सारे प्रेस्क्राइब हाई कोर्ट करती है। इसका सारा पावर हाई कोर्ट को दिया गया है और ये अपने हिसाब से कोर्ट करती है, बट अपने हिसाब से मीन्स एक एक क्लाउज के तहत करती है, बट वो ऐसा है जो रूल हाई कोर्ट बनाती है, वो जो रूल है या जो लॉ कोर्ट बनाती है, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड आल्सो द टेक द अर्लियर अर्लियर अप्रूवल, है ना, आल्सो शैल रिक्वायर द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें इंफीरियर कोर्ट या इंफीरियर ट्रिब्यूनल में क्या क्या करना चाहिए बदलाव, या कैसा हमारा इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी होना चाहिए, उसमें जो भी बदलाव लाना है, जो भी हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना है, जो भी चलाना है, तो उसका प्रीवियस अप्रूवल हम गवर्नर से लेकर ही कोर्ट करती है। सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल उस कानून को अप्लीकेबल नहीं है जो जिस कानून के तहत मीन्स आर्म्ड फोर्सेस कानून के तहत जो भी ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी ऑर्गेनाइज किया है या हम कह सकते कंस्टिट्यूट किया है, उन ट्रिब्यूनल को ये आर्टिकल अप्लीकेबल नहीं है ना। हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस, है ना, दिस आर्टिकल कन्फर्स ऑन हाई कोर्ट the power of superintendence over the court. The article confers on the High Court the power of superintendence over the courts and tribunal in the state within its jurisdictions. The power of superintendence conferred by Article 227 is in addition to power conferred upon the RT. The power of superintendence conferred by Article 227 is in addition to power conferred upon the High Courts to control inferior court tribunal through writ Article 226. It is in some way wider than the power and jurisdictions under Article 226. The supervisory jurisdiction extends to keeping the subordinate tribunal within the limit of the authority and ensuring that they obey the law. This power is also in addition to power of revision under any legislation. However, it is a supervisory power and has to be exercised as such distinct from affiliate powers. ऐसा है कि जो inferior courts tribunals हैं, whichever are inferior courts, they have to be do their legal activity within their jurisdictions, within the law, within the according to the provision of the law for time being in force. If any courts, any tribunal, if they extend cross the limitations, है ना, if cross any limitations or done any wrongful activity, delivered any wrongful judgment to any party, at that time the high court can interfere or can issue writs of any types. So these are the superintendence power has been given to the court according to the article of 227 by the Indian Constitution. The power of superintendence under Article 226 is a administrative as well as the judicial nature. It may also be exercised suo motu, but it cannot be exercised to influence the subordinate judiciary to pass any order or judgment in particular matters. देखो, this is also one of the crucial feature we have to remember कि पावर तो हाई कोर्ट को मिला है या दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट अपने पावर का मिसयूज करके इंफीरियर कोर्ट को, है ना, इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी को ऐसा
कंपेल नहीं कर सकती कि आप इस तरह का जजमेंट पास करें, आप इस तरह का जजमेंट पास करें या डिग्री पास करें, है ना। तो अगर ऐसा इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, ऐसा अगर होता है तो जो कंसर्न पार्टी है वो कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना, दे कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट against the high courts also. Under this article, the some principle with reference to exercise of superintendent's power over judicial order may be stated. कुछ पावर उनको दिए हैं, तो वो पावर्स क्या क्या है हम एक शॉर्टकट में देखते हैं. The power can be exercised, है ना. The power can be exercised even those cases in which no appeal or revision lies to the high courts. क्या? The power can be exercised even in those cases in which no appeal lies or revision lies to high courts. उसी में सेकंड क्या बोलता है? The power should not be ordinarily be exercised. The power should not ordinarily be exercised if any other remedy is available to the aggrieved party, even though pursuing of that remedy may involve some inconvenience or delay. Under Article 227, the power of interference is limited to seeing that the tribunal's function within the limit of its authority. The principal ground for interference therefore would be, इंटरफेरेंस हाई कोर्ट कब करती है, क्या क्या होता है? वांट और एक्सेस जुरिडिक्शन, फेलर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, वायलेशन ऑफ प्रोसीजर और डिसरिगार्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड्स. आप ऐसा लग रहा है हाईकोर्ट को कि इंफीरियर कोर्ट जो है सबसे पहले वांट और एक्सेस जुरिडिक्शन कर रही है, या फेलर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन कर रही है, या वायलेशन ऑफ प्रोसीजर और डिसरिगार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कर रही है, या फिर एन एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड्स. अगर ये चार प्रिंसिपल में से ऐसा एक भी प्रिंसिपल या एक भी वायलेशन अगर इंपीरियल कोर्ट के द्वारा, है ना, अगर हो रहा है, तो आर्टिकल 227 का उपयोग करके हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वाश करने के बाद एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू करती है. ठीक है. इन एक्सरसाइजिंग द सुपरवाइजरी पावर, द हाई कोर्ट does not act as the appellate tribunal, है ना. It will not review or reweigh the evidence upon which the determination of inferior tribunal purports to be based on correct error of law in declaring. एक केस लॉ जो है वो केस लॉ हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा. इन डीएन बैनर्जी वर्सेस पीआर मुखर्जी, है ना, एआर 1953 में एक केस लॉ है. ये भी एक अच्छा केस है. थोड़ा सा देखते हैं इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था. द क्वेश्चन वाज वेदर ऑन फैक्ट ऑफ द केस द डिसमिसल ऑफ द एम्प्लॉय वाज द रॉन्गफुल और जस्टिफाइड. Supreme Court held that the High Court could not interfere with the decision of the tribunal. Mere wrong decision with nothing more is not enough to attract the jurisdiction under Article 227. Where the two lower courts have reached the same conclusion on the question of facts,
the High Court could not reassess the evidence under Article 227. The finding of fact of inferior court or tribunal cannot be set aside or ignored unless there is no evidence to justify such conclusion, or no reasonable person could possibly have to the conclusion which the court or tribunal has to come. In other words, it is finding which is perverse in law. New plea not raised in court below cannot be raised and entertained under this article for the first time. क्या कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कह रही है, if two inferior courts comes to an conclusion and deliver the same judgment या deliver the same order, तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को रिजेक्ट, डिनाई, इम्प्यून ऑर्डर नहीं कह सकती या नहीं, मतलब डिनाई नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट के पास ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। अगर कॉन्क्रीट एविडेंस अगर है, उससे ये लग रहा है कि जो प्रोविजंस इसमें प्रेस्क्राइब किया है उसका वायलेशन हुआ है, तब जाके ही हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। आर्टिकल 227 does not invest the High Court with unlimited prerogative to interfere in cases where wrong decisions have been arrived at by judicial or quasi-judicial tribunal on question of fact or law. In the words of the Supreme Court, yeah, please remember this line: unless there was grave miscarriage of justice, flagrant violation of law, calling for interference, it is not for High Court under Article 226 and 227 of Constitution to interfere. The power, therefore, is to be used sparingly and only in exceptional cases. The Supreme Court in Varyam Singh versus Amarnath observed as follow. इसमें क्या ऑब्जर्व किया था? This power of superintendence conferred by Article 227 is as pointed out by Harish CJ in Dalmia Jain Airway Ltd versus Sukumar Mukherjee to be exercised most sparingly and only in appropriate cases in order to keep the subordinate courts within the bound of their authority and not for correcting mere errors. Further, the High Court would be entitled to interfere with the conclusion of inferior tribunal if such tribunal consider any inadmissible piece of evidence in arriving at its conclusion and ignorance material piece of evidence from the purview of considerations. The conclusion is based upon an error of law, or tribunal itself has no jurisdiction at all, or that conclusion is based on no evidence. Earlier, the court had held that an error of law, even if apparent on face of the record, could not be corrected under this article, but later it held that manifest and apparent error on the face of proceeding can be remedied under Article 227. So also the court can intervene under this article if grave injustice or gross failure of justice has occurred. All courts and tribunals, the administrative and judicial control of High Court is not only over courts strictly so called but also over tribunal which are not court in the strict sense of the terms.
It is also worth noting that the English and common law emphasize the distinction between court and tribunal to differentiate between the so-called the common court, common law court, and other adjudicative adjudicative body, though both of them in substance perform similar functions. There are systems outside the common law world which do not emphasize any distinction between adjudicative bodies in terms of court and tribunals. तो जैसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227 इन दोनों आर्टिकल का क्या रोल है और ये दोनों आर्टिकल्स हाईकोर्ट को किस तरह का पावर दे रखी है या पावर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस two provisions and two articles, High Court has given supervisory, administrative, judicial, quasi-judicial powers. हमें इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखना है. I would like to stop here and would like to conclude that one thing, Article 226 is given power to issue the writ of certiorari or other writs, and under Article 227, after the quashing or rejecting that impugn order judgment, High Court must be give the appropriate direction consistent with the provision of law for time being in force. अब हाई कोर्ट जो है हमारे इंफीरियर कोर्ट में या इन हाई कोर्ट can prescribe forms, prescribe the settle the fee, है ना, and prescribe the proceeding, whatever changes wanted to do, high court can do, but the previous approval from the governor of the particular concerned state is the must. Hello dear my friends, मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आर्टिकल 226 और 227 को अच्छे से समझने के लिए. अगर मेरे अर्लियर के जो 5 वीडियो बने हुए हैं, 5-6 वीडियो रिट ऑफ पिटीशन के ऊपर, रिट जुरिडिक्शन के ऊपर अंडर आर्टिकल 226, और अब ये लास्ट वीडियो जो अंडर आर्टिकल 227 पे मैंने बनाया है, अगर इन 5-6 वीडियो को अच्छे से अगर एक बार आप सुन लेते हैं तो ये जो आर्टिकल 226 एंड 227 के अंडर में जो भी रेट्स है और जो पावर्स हाई कोर्ट को दिया है वो पूरी तरह से समझ जाएगा. तो दोस्तों थैंक यू. अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको इस आर्टिकल के संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है, इफ यू वांटेड टू क्वेश्चन टू मी ऑन सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल और एनी अदर, you please write down your question in comment box. I will try to reply answer of your questions. Okay dears, thanks for watching this video.